अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स ETS 202 का टॉपिक नंबर 26 से 30 तक कवर करने वाले हैं। ये आज की लास्ट वीडियो होने वाली है इस टॉपिक की। आने वाली वीडियोस के चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो लेट्स बिगिन। अब लेसन नंबर 26 में बात की गई है द एथिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ग्रीन इशू इन बिजनेस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस हमने ये करना है कि एथिक्स क्या एडवर्टाइज करने के और उसके अलावा ग्रीन इशू क्या आता है किसी भी बिजनेस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि बेसिक एथिक्स फंक्शंस क्या, मतलब एक काम को स्टार्ट करने के लिए, एक एडवर्टाइजिंग को स्टार्ट करने के लिए एथिक्स में कौन से मेन ऐसे फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करने चाहिए, जो एज ए बिजनेस एथिक्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात की गई है क्लैरिफाई मॉरल ऑब्लिगेशंस की। मतलब ये सिंपल सा कि ये हमें हेल्प करता ताकि हम लोग जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड कर सके कि मॉरल ड्यूटीज़ एक्चुअली में है क्या। सेकंड पे बात की गई है शो डिफरेंट व्यूज़ के बारे में। मतलब यहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हो, लोगों को डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं लोग आपको, या आप लोगों को देते हो मॉरल डिफरेंट किस्म के मॉरल इश्यूज़ पे, जिसमें आप जो है वो एग्री करते हो या फिर आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ हम एग्री हैं या हम डिसएग्री हैं। मतलब अपने अपने पर्सपेक्टिव शो करना रिगार्डिंग बिजनेस। फिर बात आती है थर्ड पे एथिकल कंज्यूमर्स की। जो इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हो आप एक ऐसा आइडिया जिसमें जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने एथिक्स के ऊपर जो बेस करती हुई चॉइसेस बना सकते हैं। लास्ट पे बात की गई यहाँ पे कोड ऑफ प्रैक्टिस की। यहाँ पे इसमें ये कहा गया कि पब्लिक और पॉलिटिकल कंसर्न्स जो है वो समटाइम्स जो है एज अ प्रोफेशन भी आपको लीड अप कर सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट किस्म के रूल्स और जो गाइडलाइंस है वो क्रिएट करते हो अपनी एथिकल लिमिट्स के अंदर अंदर रहते हुए, ताकि आप अपने एथिकल लिमिट्स पे प्रॉपर तरीके से सेट कर सको। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया डिटेल में एडवर्टाइजिंग के बारे में ओवरऑल टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन एक्चुअली में है क्या। एडवर्टाइजिंग बेसिकली एक ऐसी वे है जो कि आप लोगों तक एक ऐसी वे जिसके तरीके से आप इन्फॉर्म करते हो लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी आइडियाज़ के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में। जस्ट लाइक इफ़ समवन यूजिंग अ शैम्पू, तो अब उसको डिफरेंट किस्म के शैम्पूज हैं बट उसको उसमें क्लैरिफाई नहीं है कि वो कौन सा यूज़ करे, तो वो हर किसी की एडवर्टाइजमेंट भी देख सकता है, उससे पता चलेगा उसको कि कौन सा शैम्पू उसके किस काम आ सकता है या कौन सा शैम्पू उसको सूट करेगा। जस्ट लाइक अब इसके डिफरेंट किस्म के जो मीडियम्स हैं, जैसे हम मैस मीडिया में भी पढ़ते हैं कि डिफरेंट जो है वो कम्युनिकेशन होते हैं एडवर्टाइजिंग चलाने के, जिसमें आपके न्यूज़पेपर आ सकता है, मैगजीन्स हैं, टीवी है, रेडियो है, आउटडोर एड्स हो सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, अक्सर मैसेजेस भी आते होते हैं ऐसी चीज़ों के। इस किस्म की चीज़ों से आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। अब इसके ओरिजिन की बात कर लें, मतलब कि ये वर्ड आया कहाँ से है। ये वर्ड लैटिन से आया है, लैटिन लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब है टू मेक नोन, जिसका बेसिकली मतलब है टू मेक नोन, मतलब कि किसी चीज़ को इतना अवेयर, किसी प्रोडक्ट को टू मेक नोन मतलब कि अवेयरनेस में लेके आना या फिर उसको इतना वेल नोन कर देना। अब यहाँ पे फर्दर बात की गई है मॉरल प्रॉब्लम्स इन एडवर्टाइजिंग। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ डिस्कस किया गया वो है इनकरेज एक्सेसिव स्पेंडिंग्स। अब यहाँ पे वो बात करें कि जो एडवर्टाइजिंग है वो लीड अप करती है लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड अप कर सके। समटाइम्स वो किसी ने मतलब डेबिट भी कर सकते हैं या फिर मतलब इस किस्म की चीज़ें जो उन्हें ज़्यादा वो इनकरेज कर रही है कि हाँ हमें इन चीज़ों पे स्पेंड करना चाहिए। सेकंड पे प्रमोट मटीरियलिज्म की बात की गई यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे आप जो मटीरियलिज्म है उसे प्रमोट करते हो, जो कि जस्ट लाइक कि आप यहाँ पे चीज़ों को पोजेशन लेते हो, उसमें वैल्यू देते हो अदर द पर्सनल क्वालिटीज़। थर्ड पे जजिंग बाय पोजेशन, यहाँ पे आप इनकरेज करते हो चीज़ों को बाय जजिंग दे लाइक वो चीज़ एक्चुअली में है क्या। फिर बात की गई मिसलीडिंग के और डेप्रिसिएटिव के बारे में। उसके बाद बात की गई यहाँ पे इंसल्टिंग द पब्लिक। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप स्मार्ट बनने के चक्कर में पब्लिक की भी इंसल्ट कर देते हो, जस्ट लाइक समटाइम्स ट्रीट द ऑडियंस एज इफ दे आर नॉट स्मार्ट। उसके बाद डिग्रेडिंग वुमेन्स की बात भी यहाँ पे की गई है मॉरल एथिक्स के अंदर। तो यहाँ पे ये बात की गई कि हम लोग जो वुमेन्स को एज अ नेगेटिव और स्टीरियोटाइपिक वे में भी देख सकते ले लेते हैं बाजू का। सो जस्ट लाइक हाउस वाइफ और ऐसे किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से।
ओवरऑल ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि एडवर्टाइजिंग में जो है फेस करने पड़ जाते हैं, बट ओवरऑल हमें इन सबको भी देखना चाहिए कि हमें ऐसी जो चीज़ें हैं वो फॉलो ना करनी पड़े या हम इन्हें अवॉइड कर सकें। अब आगे फर्दर बात की कि प्रोज एंड एंटी एडवर्टाइजिंग कैंप्स के बारे में। अब यहाँ पे भी दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बात की कि एनीथिंग गोज अप्रोच के बारे में। इसमें ये है कि इनका बिलीव ये है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो हार्मलेस होती है और वो बेनिफिट ज़्यादा देती है, और उसके अलावा जो है ये आपकी इकोनॉमी और आपकी सोसाइटी के लिए भी बहुत बेस्ट है। सेकंड पे बात की गई यहाँ पे ट्रुथ टेलिंग अप्रोच के बारे में। यहाँ पे आर्ग्यू किया गया है कि जो एक बिजनेस है उसके बाद एडवर्टाइज करने का राइट तो होता है, बट उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लाइक अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेके कि मतलब अगर आपका प्रोडक्ट ये काम नहीं कर सकता तो आपको ये श्योरिटी नहीं देनी चाहिए कि नहीं हमारा प्रोडक्ट ये काम भी कर सकता है। जैसे कि आजकल बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन ले लें या कोई मतलब के कोई भी ईटिंग प्रोडक्ट ले लें, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा झूठ बोल के वो लोग सेल आउट करते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा जो है वो सच की और टेलिंग ट्रुथ की अप्रोच ही यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बात की गई ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है कि जो बेस करती हो लोगों की जो आपकी मेन पब्लिक है उसकी लाइकिंग पे और डिसलाइकिंग पे, और जो आपकी मार्केट रिसर्च के थ्रू ही डिटरमिन की जाए। अब मॉडर्न एडवर्टाइजिंग की बात करें तो यहाँ पे आप साइकोलॉजिकल मेथड्स भी यूज़ करते हो ताकि आप लोगों को डीपली समझ सको, आपको डीप मोटिवेशन मिल सके, जिसमें आप कंसीडर करते हो डिफरेंट किस्म के जो उनकी अप्रोचेस हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक अप्रोच डिस्कस की गई है वेनिस पार्क्ड बुक के बारे में, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था द हिडन प्रेसिड्यूस। यहाँ पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि किस तरीके से जो मॉडर्न एड्स हैं वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। इसमें चिल्ड्रंस भी आ सकते हैं इसमें, और उसके अलावा जो वेस्टफुल कंजप्शंस हैं उनको इनकरेज करते हैं, मतलब चिल्ड्रंस को इनकरेज करते हैं ताकि वो इस किस्म की वेस्टफुल चीज़ों को परचेज करें और फिर उन पर मतलब कंजप्शंस लाएँ। ये उनकी बुक में था। अगर समटाइम ये MCQs पूछा जाए कि वैन पैकर्ड बुक का क्या, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो बुक का नाम है द हिडन प्रेसिड्यूस। यही आप लोग प्लीज़ माइंड में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई पैकेट क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पे उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया मॉडर्न एडवर्टाइजिंग के बारे में, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि ये नॉन रैशनल स्पेंडिंग है, मतलब कि इसमें जो इम्पल्सिव परचेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सेकंड पे उन्होंने कहा कि ये एक्सप्लॉइट वीकनेसेस है, जस्ट लाइक कि इसमें वो जो है लोगों की वल्नरेबिलिटीज़ के एडवांटेजेस भी उठाए जा रहे हैं। थर्ड पे उनका टॉपिक ये था कि इनकरेज वेस्ट को, मतलब कि यहाँ पे जो अननेसेसरी कंजप्शंस हैं उनको ये प्रमोट कर रहे हैं। और लास्ट पे बात की गई मैनिपुलेशन डिज़ायर्स के बारे में। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो हम लोगों की जो मोटिवेशंस हैं, जो उनके एटीट्यूड्स हैं ह्यूमन साइकी के, हम उसके साथ भी मतलब जो मॉडर्न एडवर्टाइजिंग है वो प्ले आउट कर रही है, मतलब उनके साथ भी खेल रही है। दिस इज़ हाउ उन्होंने किस तरीके से क्रिटिसिज्म इसका प्रोवाइड किया। अब इसके बाद बात की गई इन्फॉर्म एंड रेसिड्यू के बारे में, और इसमें उन्होंने डिस्कस किए थे डिफरेंट किस्म की कुछ चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात की गई एथिकल क्वेश्चंस से रिगार्डिंग। एथिकल क्वेश्चन इज समथिंग कि जो उन्होंने यहाँ पे कहा था कि जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से कैसे प्रोवाइड करते हैं, हमने वो भी देखना है कितने डिफरेंट व्यूज़ में प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे आता है आपके पास कॉन्सिक्वेंटलिस्ट व्यू। इनका मेन फोकस होता है कि जो नेगेटिव आउटकम्स हैं सर्टेन चीज़ों के उनको भी प्रज्यू करें। सेकंड पे आते हैं आपके पास नॉन कॉन्सेप्चुअलिज्म। इनका बिलीव होता है कि जो परसुएसिव मेथड है वो इनहेरेंटली रॉन्ग है, इनका ये बिलीव है। उसके बाद जो राइट बेस्ड पर्सपेक्टिव है, इसमें वो कंज्यूमर के राइट्स पे स्ट्रेस करते हैं ताकि उन्हें फुल इन्फॉर्मेशन, जो फुल इन्फॉर्मेशन है कंज्यूमर को दी जानी चाहिए, वो उस पर फोकस करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो कंज्यूमर है उसको हर एक इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग पता हो। फिर आती है कैनेडियन पर्सपेक्टिव। इसमें वो बिलीव करते हैं कि नॉन रैशनल परसुएशन हो, जो कि इंडिविजुअल्स को मतलब कि ना देखे, ओवरऑल वो जो मतलब विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस वो इन सब चीज़ों को फैक्टर्स को जो है वो कैटर करें। लास्ट पे आता है यहाँ पे यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव। अब इसमें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देख के डिसीजन लेते हैं।
कि ज़्यादा जो बेनिफिट है वो कितने ज़्यादा लोगों को होता है, और कम बेनिफिट अगर हो रहा है तो फिर ज़्यादा बेनिफिट वाला काम हमें करना चाहिए। अब इसके बाद आती है बात कंसेंसस की। जो कंसेंसस में भी 3 चीज़ें डिस्कस की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल डिस्क्लोजर, सेकंड रिपीट कंज्यूमर्स एंड थर्ड यूटिलिटी रिव्यू। अब फर्स्ट जो है इसमें उन्होंने बात की कि जो फुल डिस्क्लोजर में एडवर्टाइजर जो हैं उनको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। रिस्पेक्ट कंज्यूमर में उन्होंने कहा कि जो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको बाईपास नहीं करना चाहिए। और थर्ड पे उन्होंने बात की यूटिलिटी रिव्यू की कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, ताकि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन्हें प्रॉपरली समझा जा सके कि हाँ ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद अब फर्दर यहाँ डिस्कस किया गया है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडवर्टाइजर्स। सो इसमें डिस्कस किया गया व्हाट एडवर्टाइजर और टू ऑब्जर्व, या कह लें कि जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ऑनेस्टी होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें मिसलीडिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद बात की गई वुमेन्स एंड एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे फेमिनिस्ट क्रिटिक आता है कि स्टीरियोटाइपल की जो क्रिटिसाइज है उसको भी ख़त्म करना चाहिए, और जो वुमेन्स हैं उनको इनएप्रोप्रिएट में वेज में प्रैक्टिसेस, मतलब डिफरेंट किस्म के जो एड्स में प्रैक्टिसेस है वो नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे एडवर्टाइजर्स रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपका जो गोल है वो काफ़ी क्लियर हो आपके जो प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में, बट उसमें कोई भी रिफॉर्म सोसाइटी ना हो। उसके बाद यहाँ पे बात की गई बिजनेस एंड द एनवायरनमेंट। सो इसमें प्रो बिजनेस को डिस्कस किया गया, और बिजनेस एंड एनवायरनमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया शेयर ब्लेम के बारे में, जिसमें बिजनेस, गवर्नमेंट और सोसाइटी जो है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए। अब इसमें आती हैं एक्सट्रीम व्यूज़। इसमें एक्सट्रीम व्यूज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्रो बिजनेस। प्रो बिजनेस बेसिकली ये कि जो बिजनेस है उसमें ब्लेम नहीं आना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं अगर अनफॉर्चुनेट है तो उनको भी देखना चाहिए। अगर वो इकोनॉमी को आपकी हार्म कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों को देखना चाहिए। प्रो इन्वायरमेंट की बात की गई तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है वो सबसे पहले आनी चाहिए, और बिजनेस जो है अगर वो इन्वायरमेंट को हार्म करे तो उस बिजनेस को स्टॉप करना चाहिए। मॉडरेट व्यूज़ की बात की गई। उसके बाद तो मॉडरेट व्यूज़ में उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि जो एक बिजनेस में, गवर्नमेंट में और सोसाइटी में एक कॉरपोरेशन होनी चाहिए ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके एनवायरनमेंट को एथिकली। अब लास्ट पे यहाँ पे डिस्कस किया गया है ग्रीन इशू इन बिजनेस। सो दिस इज समथिंग कि जो इन्वायरमेंटल फोकस के बारे में बात की गई, जाहिर से बात है ग्रीन रेफर्स टू योर इन्वायरमेंट। सो अब उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो बिजनेस है वो इंक्रीजिंगली फोकस कर रहा है कि इन्वायरमेंट की, जाहिर से बात है बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स चल रही है। सो यहाँ पे कुछ की एरियाज की बात की गई कि प्रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसके अलावा आपको पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए, एनर्जी को कंजर्व जो है वो उसे सेव करना चाहिए बेसिकली, और उसके अलावा रॉ मटेरियल को भी सेव करना चाहिए। एनिमल वेलफेयर होनी चाहिए। कंज्यूमर्स ऑब्लिगेशन को लास्ट पे डिस्कस किया गया। तो यहाँ पे बात की गई कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि एनवायरनमेंट को हार्म करे, और उसके अलावा जो अननेसेसरी वेस्ट की वजह बने या फिर मटेरियल जो है वो थ्रेटन करे और उसमें क्रुएलिटी हो एनिमल्स के लिए, और उसके अलावा जो नेगेटिव अफेक्ट हैं कुछ कंट्रीज़ के लिए डेवलपिंग वर्ल्ड में। सो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 27 की तरफ। से यहाँ पे बात की कि इन्वायरमेंटल एथिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेफिनेशन आती है कि इन्वायरमेंटल एथिक्स हैं क्या। सो इन्वायरमेंटल एथिक्स एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि देखते हैं कि ह्यूमंस किस तरीके से रिलेट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, और जो इसके नॉन ह्यूमन पार्ट्स हैं वो किस तरीके से रिलेट करते हैं। मतलब कि ओवरऑल जो है इन्वायरमेंट को लेके हमें किस किस्म के जो मॉरल कोड्स हैं, जो एथिक्स प्रिंसिपल्स हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, वो कैसे फॉलो करने चाहिए कि हमारी वजह से, हमारे कामों की वजह से जो इन्वायरमेंट है वो हार्म ना हो, उसे हर्ट ना हो। सो दिस इज समथिंग। अब यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ही ये है कि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है टुवर्ड द नेचर, मतलब ह्यूमंस की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए टुवर्ड द नेचर, कि उन्हें किस तरीके से नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ जो है वो की टर्म्स आती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिस्कस किया गया स्पाइसमैन्स को।
अब ये प्रेफर करते हैं वंस ऑन स्पीशी ओवर अदर्स को। उसके बाद साइंटिस्टिज्म में अब ये बिलीव करते थे कि जो बीइंग ओनली बीइंग्स हैं उन्हें मेंटल अवेयरनेस है तो वो उन्हें एज अ मॉरल कंसिडरेशन डिजर्व करते हैं वो। थर्ड पे बात की गई हॉलिज्म, जहाँ पे ह्यूमंस और नेचर को समझा जाता है एज अ पार्ट ऑफ मॉरल कम्युनिटी। फिर आता है वेजिटेरियनिज्म, जहाँ पे जो है प्लांट बेस्ड फूड खाना चाहिए और जो दूसरा फूड है वो नहीं खाना चाहिए, जस्ट लाइक ए चिकन वगैरह नहीं खाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन। इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात की गई तो यहाँ पे प्लांट और एनिमल जो एक्सटेंशन के रिस्क पे हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे टॉपिक है मैन्स एंड नेचर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जब यहाँ पे मैन एंड नेचर देखा तो पर्सपेक्टिव इसके ज़ाहिर सी बात है दोनों अलग अलग ही होंगे। सो दिस इज समथिंग के इसमें जो है दो चीज़ें डिस्कस की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्रोपोकेंट्रिक ह्यूमन सेंटर्ड की अप्रोच और दूसरी जो है वो नॉन एंथ्रोपोकेंट्रिक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है उसमें डिस्कस ये किया गया है कि जो ह्यूमंस हैं वो बिलीव करते हैं कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है और वो वैल्यूएबल है अगर वो ह्यूमन जो बेनिफिट्स दे रहे हैं सो। दूसरी बात की गई इको सेंट्रिक या बायोसेंट्रिक के बारे में। सो इसमें उनका बिलीव ये है कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं और जितना भी इकोसिस्टम है वो इंस्ट्रिक्ट वैल्यू रखता है, सिर्फ ह्यूमंस वैल्यू रखते हैं, मतलब कि सब वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट अप्रोच में बात की गई कि सिर्फ ह्यूमंस ही वैल्यू रखते हैं ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच में, और सेकेंड में बात की गई कि ह्यूमंस के अलावा जितनी भी चीज़ें इकोसिस्टम में एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं हर चीज़ अपनी एक ख़ास वैल्यू रखती है। फर्दर यहाँ डिस्कस किया गया है वैल्यूज इन एनवायरनमेंट एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स। सो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज को डिस्कस किया गया, इंस्ट्रिक्ट वैल्यू को डिस्कस किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज को देखें तो समथिंग लाइक जो कि वैल्यूएबल है बिकॉज उससे आप कुछ अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो क्लीन एयर और वाटर है वो इम्पोर्टेंट है ह्यूमंस के लिए बिकॉज उससे एक ह्यूमन हेल्थ जो है वो आप अचीव कर सकते हो। सेकंड पे बात की गई इंस्टिंक्ट वैल्यू, इंस्टिंक्ट जो कि बाय बर्थ है या बाय इनहेरिटेंस है। अब यहाँ बात कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ को वैल्यू देना जो अपने आप में खुद वैल्यूएबल है बट वो यूजफुल भी है और साथ में थोड़ी सी यूजलेस। जैसे कि ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ हैव इंस्टिंक्ट वैल्यू। जाहिर सी बात है कि जितने भी ह्यूमन फॉर्म्स की लाइफ में चाहे वो यूज़ में हो या यूजलेस हो, खैर यूजलेस तो कुछ भी नहीं होता, बट अगर कोई ऐसी चीज़ भी है सो इट इज़ वो वैल्यू रखती है, हर एक चीज़ वैल्यू रखती है। सो ये जो अप्रोच है इंस्ट्रिक्ट वैल्यू ये आपकी ये जो है इकोसेंट्रिक के साथ जो है वो मैच करती है। फर्दर यहाँ बात की गई प्राइमा फेशिया मॉरल ड्यूटीज़ के बारे में। सो अगर कुछ जो है जो इंस्ट्रिक्ट वैल्यू रखता है सो वो बेस करता है मॉरल ड्यूटीज़ पे, जहाँ पे वो अवॉइड करता है किसी किस्म के हार्म से और किसी किस्म की ऐसे इंडेंजरमेंट से। उसके बाद यहाँ डिस्कस किया गया नेचर एंड मोरालिटी के बारे में। सो ह्यूमंस जो है वो रिसेंटली उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ह्यूमंस की केयरलेस एक्शंस की वजह से। फिर उन्होंने नेचर को प्रिजर्व करना शुरू किया और फिर उन्होंने देखा कि क्या जो हमारी जो एक्टिविटीज़ है हमारी जो लाइफ है वो किस तरीके से नेचर को अफेक्ट कर रही है। एंड उसके बाद फिर उन्होंने प्रॉपर्ली नेचर को वैल्यू देना भी स्टार्ट किया। अब यहाँ पे फर्दर बात की गई इन्वायरमेंटल एथिकल इश्यूज़ के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है वेस्ट एंड डिस्ट्रक्शन को डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्ट और डिस्ट्रक्शन है वो किस हद तक हमारे लिए ख़तरनाक है, हम कैसे नेचर को कंजर्व कर रहे हैं, उससे बेसिकली हमें कंजर्व करना चाहिए और रिस्टोर करना चाहिए नेचर को। सेकंड पे बात की है एक्सप्लॉइटिंग एंड पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे उन्होंने बात की कि हमें पोल्यूशन को स्टॉप करना चाहिए, अगर हम उसे स्टॉप नहीं कर सकते तो हमारी जो नेचर है वो काफ़ी हद तक जो है वो उससे एक्सप्लॉइट हो जाएगी, हार्मफुल काम है वो। उसके बाद बात की गई एक्सप्लॉइटिंग एनिमल्स। सो हमें यहाँ पे एनिमल्स को भी एक्सप्लॉइट करने से बाज आना चाहिए, अल्टरनेटिव जो कि उनका अल्टरनेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। फिर डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ ह्यूमनली आपको रहना चाहिए और एनिमल्स की टेस्टिंग जो है उसे मिनिमाइज़ करना चाहिए। टेस्टिंग मीन्स के जो हम लोग मेडिकल टेस्ट के लिए एनिमल्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद ओवरऑल ये कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि जो उसके ट्रेडिशंस है, जैसे कि अब यहाँ पे कुछ जो थे ईस्टर्न रिलीजन्स के बारे में बात की गई कि ईस्टर्न रिलीजन इस बारे में क्या कहते हैं, नेचर के साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं।
उसके बाद जो था प्लूटोनिक ड्यूअलिज्म की बात की गई, जिसमें बिगनिंग ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी आती है, जिसमें आपका एक्सटर्नल और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया गया, ड्यूअलिज्म को डिस्कस किया गया। फिर ज्यूड और क्रिश्चियन ट्रेडिशंस आते हैं कि वो लोग रिलीजन को, जो नेचर उसको किस तरीके से देखते हैं। फिर द राइज ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक प्रोग्रेसेस आपने यहाँ पे डिस्कस किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि 20वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो इन्वायरमेंट था उस पर क्या इफेक्ट आए, और मतलब वो सारी जो चीज़ें जिसकी वजह से क्या क्या होना शुरू हो गया। ईस्टर्न रिलीजन्स में आपके पास आता है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, तोइज्म, और ये जो सब हैं ये नेचर को कैसे व्यू करते हैं, ये सब चीज़ें देखने। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस क्या था प्लूटोनिक ड्यूअलिज्म पे और ज्यूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन पे, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पे उन्होंने देखा कि ह्यूमंस जो है वो एक सेपरेट फॉर्म है, और उन्होंने अपने आप को सुपीरियर टू नेचर समझा। और लास्ट पे राइज ऑफ साइंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने फर्दर प्रमोट किया था आइडिया ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन बेनिफिट्स को। ओवरऑल इसमें ये डिस्कस किया गया। सो लेट्स गो विद द चैप्टर नंबर 28। अब यहाँ पे डिस्कस किया गया आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द यूज एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि ह्यूमंस को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ क्यों बनाते हैं और उनका फुल कंट्रोल क्यों है नेचर पे, इसके बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बात की गई रिलीजियस व्यू के बारे में। सो रिलीजियस व्यू में जो वेस्टर्न रिलीजियस है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, वो बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस हैं वो सुपीरियर है, बिकॉज गॉड ने उनको एक सेपरेट स्पेशल स्टेटस दिया है, और जो बेसिकली जो उनका मेन कॉज है नेचर को यूज़ करने का। सेकंड पे बात की गई यहाँ पे नेचुरल ऑर्डर एंड एवोल्यूशन के बारे में। सो ह्यूमंस जो है वो यहाँ पे कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो मोस्टली इवॉल्व्ड स्पीशी हैं, मतलब जो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहे हैं, और उनकी जो एडवांस रीजनिंग स्किल्स है वो उनको ये हक देती है कि वो नेचर को कंट्रोल करें जैसे वो चाहते हैं। उसके बाद यहाँ बात की गई आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूजिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग नेचर के बारे में। तो इसमें डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो लोग बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो नेचर है वो एक पार्ट है, और वो जो कि दोनों मिलकर डोमिनेट नहीं कर सकते, मतलब दोनों एक दूसरे पर डोमिनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ व्यूज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिस्कस किया गया है हॉलिस्टिक व्यू के बारे में। इस चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं है, सो इसको मैं ज़रा कवर कर रही हूँ शार्पली। सो होलिस्टिक व्यू जो था उसमें ये डिस्कस किया गया कि जो ह्यूमन एंड नेचर है वो कैसे इंटरकनेक्टेड है, और जो ह्यूमंस हैं उनको कैसे नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात की गई। उसके बाद जो ह्यूमन रीजनिंग की जो एबिलिटीज़ हैं वो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं कि वो नेचर को प्रोटेक्ट करें, उसको डिस्ट्रॉय ना करें। और लास्ट में बात की गई मॉडरेट पोजिशंस के बारे में। सो मॉडरेट पोजीशंस में ये था कि एक बैलेंस व्यू है जो कि सजेस्ट करता है कि किस तरीके से नेचर को यूज़ करना चाहिए अपने बेनिफिट्स के लिए, बट एक्सेप्टेबल तरीके से। और अगर वो केयरफुली इस काम को कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबली, तो उन्हें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो आपका इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे और प्रिजर्व रहे। ओवरऑल इसमें सिर्फ यही बात की गई है कि ये जो किस तरीके से जो ह्यूमंस हैं वो नेचर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर वो नेचर को बिल्कुल ही हार्मफुली हार्म करेंगे, उसको बिल्कुल केयरलेसली यूज़ करेंगे, तो एक दिन नेचर ख़त्म हो जाएगी, और फिर उसका जो सारा उसका कॉन्सिक्वेंसेस है वो खुद ह्यूमंस को ही फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 29, जिसमें डिस्कस किया गया एथिकल इश्यूज इन मेडिसिन, बायो एथिक्स। अब बायो का मतलब तो होता है लाइफ, और एथिक्स का मतलब होता है एथिक्स। तो यहाँ पे लाइफ एथिक्स को डिस्कस किया गया और एथिक्स इन मेडिसिन को डिस्कस किया गया। अब ये जो ओवरऑल एक टॉपिक है बायो एथिक्स से डिटेल रेंज कवर करता है, जिसमें आपके पास है इसमें डिफरेंट किस्म की मर्सीज डेथ आ सकती हैं, मर्सी किलिंग आ सकती है, और उसके अलावा जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशंस हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट्स हैं, जेनेटिक्स है, फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ है, हेल्थ केयर उसकी कॉस्ट है, पॉपुलेशन है, बर्थ कंट्रोल है, एलोकेशंस हैं, स्केयर रिसोर्सेज की, उसके अलावा ट्रूथ टेलिंग और कॉन्फिडेंशियलिटी है। मतलब इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए जा सकते हैं। अब फर्दर यहाँ पे डिस्कस किया गया एसेंशियल कंसर्न्स के बारे में।
सो अब यहाँ पे जो बायो एथिक्स है वो फोकस करता है बेसिकली मॉरल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में बिटवीन योर सिक एंड हेल्थी एंड बिटवीन योर पेशेंट एंड मेडिकल प्रोफेशंस। मतलब कि ये जो बायो एथिक्स है वो आपके पेशेंट और आपके डॉक्टर के दरमियान में एक रिलेशनशिप जो है, एक मॉरल रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करने में हेल्प आउट करता है। अब ये फर्दर डील करता है कि किस तरीके से जो पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है मेडिकली और कैसे वो रिलेट कर रहे हैं दूसरी सिचुएशन में, जैसे कि इलनेस है, इंजरी है, डेथ है, तो उन्हें किस तरीके से रिलेट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ डिस्कस किया गया हेल्थ केयर पर्सनल्स एंड पेशेंट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अब यहाँ पे पैटर्नलिज्म को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करें कि हेल्थ जो है वो हेल्थ केयर अगर प्रोफेशनल्स करें जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज एंड थेरेपिस्ट हैं, सो उनको एक पैटर्नल रोल वहाँ पे प्रोवाइड करना होता है जिसमें वो पेशेंट को देखते हैं, उनकी फैमिलीज को देखते हैं, जिसमें कुछ किस्म की रीजंस भी इंक्लूड हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वो जो ले पीपल हैं वो माइट भी नहीं जानते कि क्या उनके लिए बेस्ट है, सो उनको यहाँ पे एक मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पे यहाँ पे उन पे रिले करना पड़ता है। सेकेंडरी से एक फैमिली को अपने पेरेंट्स पे रिले करना पड़ता है फॉर हैविंग सम नॉलेज लाइक दैट। उसके बाद जो है सेकंड बात की कि जो पेशेंट और फैमिलीज हैं जैसे कि वो एक चिल्ड्रन रिलेशनशिप लाइक जैसे कि कोई मेडिकल इशू है उसमें भी वो मतलब बहुत ज़्यादा उनका वो एक फादर फिगर आ जाता है, बिकॉज वो बिल्कुल गाइड कर रहे होते हैं कि आपने पेशेंट को कैसे लेके चलना है और क्या क्या आपने फर्दर करना है। उसके बाद बात की कि यहाँ पे रेडिकल इंडिविजुअलिज्म के बारे में। सो रेडिकल इंडिविजुअलिज्म में डिस्कस ये किया है कि किस तरीके से जो पेशेंट्स हैं उनका कंप्लीट कंट्रोल होता है ओवर देयर बॉडीज और अपनी जिंदगियों पे, पर जो पोटेंशियली रिजेक्टेड डॉक्टर्स लाइक चीज़ें डॉक्टर्स उन्हें रेकमेंड करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसमें कुछ रीजंस भी इंक्लूड है रेडिकल में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस किया गया कि जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी दफ़ा मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, पेशेंट और उनकी फैमिलीज़ को बेस्ट पता है अपनी बॉडीज़ और अपनी ज़िंदगी के बारे में, और हर ट्रीटमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली मेडिकल नहीं होता। इस किस्म की कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। फोर्थ पे डिस्कस किया गया कि काफ़ी लोग जो हैं वो नॉलेजेबल होते हैं अबाउट देयर हेल्थ। फिफ्थ पे डिस्कस किया गया जो पैटर्नलिज्म है वो बाज़ पेशेंट की डिपेंडेंट और डिह्यूमनाइजेशन को भी लीड अप करता है। सिक्स पॉइंट तो खैर इसमें दिया ही नहीं गया। अब लास्ट में डिस्कस किया गया था रेसिप्रोकल और कॉलेजियल व्यूज के बारे में। इसको सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो अप्रोच है ये बेसिकली टीम वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे पेशेंट, उनकी फैमिलीज और जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं एक पेशेंट को सर्वाइव करवाने के लिए। इसमें सपोर्टिव रीजंस भी सिमिलर होते हैं इंडिविजुअल के लिए, जैसे कि प्रोफेशनल्स जो है वो इनएफेबल होते हैं, इनएफेबल नहीं होते, वो ह्यूमंस के साथ एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेके आते हैं, मतलब ह्यूमंस को किस तरीके से लाइक डील करना है, पेशेंट्स को ऐसे डील करना है। फिर जो डिसीजंस है उसमें प्रोफेशनल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, नॉन मेडिकल पर्सनल्स भी इंक्लूड है, मतलब सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं, क्लर्जिस भी हो सकते हैं, और जो पेशेंट के राइट्स है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डिसीजन जो है वो म्यूचुअल हो, इन्वॉल्व करता है, गिव एंड टेक को भी यहाँ पे देखते हैं, और लास्ट पे जो पेशेंट है उसको भी इन्फॉर्म करना चाहिए और उसे भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जिसकी लाइफ है, जिसको बीमारी है, उसको इन्वॉल्व किए बिना तो कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता ना। अगर आप विदाउट उसको कैटर किए कोई भी डिसीजन लेते हैं तो इट वुड बी हार्मफुल फॉर हिम और हर। उसके बाद यहाँ डिस्कस किया गया ट्रुथ टेलिंग एंड इन्फॉर्म कंसेंट्स। सो इनका बेसिक कंसर्न जो है ट्रूथ टेलिंग में वो ये कि किस तरीके से जो पेशेंट और उनकी फैमिलीज हैं उनको उनके मेडिकल सिचुएशन के बारे में सच बताया जाए, और वो उन्हें बताना ही पड़ता है। जाहिर सी बात है वो झूठ तो नहीं बोल सकते। उसके बाद इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात की गई। जो इन्फॉर्म कंसेंट में यही कि पेशेंट और उसकी फैमिलीज फॉर्मली किस तरीके से उस कंसेंट को देखती है, मतलब कि जो राइटिंग मेडिकल प्रोसीजर्स हैं उनको देखते हैं कि अगर कोई रिस्क, जैसे कि अक्सर लिखवाया जाता है कि अगर पेशेंट को कुछ भी हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है। फिर यहाँ बात की गई पैटर्नलिस्टिक व्यू ऑफ ट्रूथ टेलिंग के बारे में, ट्रूथ टेलिंग के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिस्कस किया गया कि पेशेंट्स जो है उनको अंडरस्टैंड नहीं तो मतलब कि मेडिकल डिटेल्स पेशेंट नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद उनको बैड न्यूज़ उनके बॉडी के बारे में नहीं बतानी चाहिए। फिर जो पेशेंट्स हैं उनको कीप रखना चाहिए एक डार्क और रिड्यूस वरी, मतलब उनको वरीज और डिप्रेशन से दूर रखना चाहिए पेशेंट्स को।
उसके बाद फर्दर जो यहाँ डिस्कस किया गया ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फैमिलीज को भी जो है वो बैड न्यूज़ बता देनी चाहिए। उसके बाद जो प्रोफेशनल जो फैमिलीज हैं उनको चेयरअप करना चाहिए और पेशेंट को भी चेयरअप करना चाहिए। मतलब सारे प्रोफेशनल्स जो हैं और फैमिलीज को ये क्लियर करना चाहिए कि वो पेशेंट को चेयरअप कर सकें। उसके बाद यहाँ डिस्कस किया गया द पेशेंट्स राइट टू नो। आपके पेशेंट के पास क्या क्या राइट है अपनी बीमारी को जानने के लिए। तो पेशेंट के पास राइट है कि वो अपनी बॉडी और अपनी ज़िंदगी के बारे में जो है वो राइट रखता है कि उसे किस तरीके से जो है वो ईजी रहेगा। उसके अलावा उसको ईजी ट्रीट किया जाए पेशेंट को, कि उसे पता हो उसके साथ क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ होने वाला है। और जो पेशेंट है वो माइट भी एंग्री या डिह्यूमनाइज भी फील कर सकता है, तो उसको वहाँ पे यूनिफॉर्म्ड न छोड़ा जाए, बल्कि उसके साथ मतलब बड़ा वो अच्छे तरीके से पेश आया जाए। और इसके बाद जो है मॉडरेट पोजीशंस के बारे में डिस्कस किया गया, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक बैलेंस्ड वे है इन जिसमें आपकी जो अप्रोप्रिएट शेडिंग होती है इंफॉर्मेशन की वो इन्वॉल्व होती है। अब इसमें आती हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना क्लियरली और मेडिकल जार्गन्स को अवॉइड करना, एक होप देना और उसके अलावा पेन मैनेजमेंट को देखना, ये सब चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। उसके बाद इनफॉर्म कंसेंट्स का मैंने पहले भी बताया कि वही बात है कि इनफॉर्म कंसेंट्स नेसेसरी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स। और जैसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं यूएसए में जो पेशेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है, उनके रिस्क के बारे में रिटन कॉन्सेंट्स लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में बात की गई डॉक्टर ट्रुथ टेलिंग के बारे में, मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनको सच बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। और उसके बाद आता है यहाँ पे प्रो ट्रुथ टेलिंग एंड इन्फॉर्म कॉन्सेंट्स। दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, सो मैं आपको उसको डिस्कस करके बता देती हूँ कि इसमें है क्या। बेसिकली जो प्रो बेसिकली जो इसमें प्रो ट्रुथ टेलिंग है उसमें यही आता है कि एक जो पेशेंट है उसके पास राइट्स होने चाहिए हर किस्म के, कि उसको पता हो कि उसके साथ क्या हो रहा है, इमोशनल प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, इनहेंस कोऑपरेशन होनी चाहिए। उसके अलावा जो है इसमें राइट टू नो होना चाहिए उसके पास। सिर्फ ये सिंपल सी बातें की गई हैं इसमें। फिर ओवरऑल इसमें ये सब कुछ डिस्कस किया गया। दोबारा से अब चलते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ। सो इट इज़ confidentiality, guilt and innocence in treating patients, enthusia, ethics and behavior control genetics. So let's start with the confidentiality. So अब confidentiality basically कहते हैं कि किसी की बातों को ज़रा प्राइवेट रखना। So confidentiality एक पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, जैसे क्लाइंट और लॉयर के जो रिलेशनशिप में उसमें भी प्ले करती है। और ये जो चैलेंजेस अराइज होते हैं जैसे स्पेशली HIV या एड्स, इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप उसके स्पाउसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके पार्टनर को, और पेशेंट जो है वो अपनी हेल्थ केयर देखता है। उसके अलावा इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन करती है, इंश्योर करने में सेफ्टी फॉर द अदर्स। और उसके अलावा जो है इसमें वो कैपेबल होता है स्प्रेड, बेसिकली जो इन्फेक्शन कैपेबल करने वाली जो डिसीज़ है उसमें भी वो देखता है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। फिर यहाँ पे बात की गई गिल्ट एंड इनोसेंस इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। सो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं कि वो जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको वो रख सकें वाइल द ट्रीटिंग पेशेंट। इधर उन्हें गिल्टी भी फील होता है, उनको इनोसेंसी भी फील होती है। जो स्पेशली जो पेशेंट है जब वो कॉन्फ्लिक्ट्स में होता है या इस किस्म के जो हादसा होते हैं को वो फेस कर, जैसे कि ट्रीटिंग का चाइल्ड अब्यूज़र, इसमें डिसअपॉइंट पर्सनल फीलिंग्स भी हो सकती हैं। प्रोफेशनल्स को यहाँ पे भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए और उसके अलावा जो उसकी हेल्थ केयर है उनको भी देखना चाहिए। फिर बात की गई यहाँ पे एंथुसियाज्म के बारे में, सो एथिकल इश्यूज इन मेडिसिन। सो आई विल, मैंने आपको बताया था इट्स रिगार्डिंग अ मर्सी किलिंग आई गेस। यस एग्जैक्टली। सो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि मर्सी किलिंग में सारा कुछ क्या आता है कि अगर वो मतलब नहीं सर्वाइव कर सकता तो अगर उसको कहने पे अगर उसको आप मर्सी किलिंग कर देते हो, सो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं इसी के रिगार्डिंग। मर्सी डेथ, मर्सी किलिंग, इट्स ऑल अबाउट इट इज। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे एथिक्स एंड बिहेवियर। सो दिस इज अबाउट कि जो कंट्रोलिंग है ह्यूमन बिहेवियर्स के थ्रू टेक्नोलॉजिकल राइजेस, वो एथिकल क्वेश्चंस में आती है। मतलब यहाँ पे जो प्रोपोनेंट्स इन्होंने आर्ग्यू किया था कि सिर्फ सोसाइटी नॉर्म्स को जस्टिफाई
करना, और जो बेसिकली जो सोसाइटी नॉर्म्स हैं उनको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। जो ओपोनेंट्स हैं उन्होंने फर्दर ये भी एम्फोसाइज किया कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको फ्रीडम और क्रिएटिविटी मिलनी चाहिए। ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो सिर्फ प्रोसीड करनी चाहिए, वो भी इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के साथ। अगर नॉन इन्फॉर्म्ड है तो नहीं करना चाहिए, और इसमें इंश्योर हो कि कोई हार्म नहीं होगा, बेनिफिटिंग होगा ह्यूमंस के लिए। उसके अलावा जो था वो कांट की इम्पेरेटिव सजेस्ट को भी यहाँ पे लिया गया, मतलब कि ह्यूमंस को एज एन एंड ट्रीट नहीं करना चाहिए, नॉट मीन्स एम्फसाइज, बल्कि उनको इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट्स बताने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ बातें ऐसी ही इसके बारे में की गई थी, जस्ट लाइक कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रो बिहेवियरिस्ट में उनके पास जो है वो राइट होता है नॉर्मल बिहेवियर्स का, और उसके अलावा सोसाइटी में उनको किस तरीके से रहना है। एंटी बिहेवियर्स की बात करें तो यहाँ पे उनके पास राइट नहीं होता कि किस तरीके से वो नॉर्म्स को फॉलो करें। ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन इज वेरी रॉन्ग थिंग। उसके बाद लास्ट में बात की गई जेनेटिक्स के बारे में। बेसिकली जेनेटिक्स जो है वो मैनिपुलेशंस है, जिसमें आपका एक एम होता है जेनेटिक मैनिपुलेशन में कि आप ह्यूमन रेस को एक इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करो, और इसमें आप एडवोकेट करो साइंटिफिक प्रोग्रेसेस को सपोर्ट करो। वाइल जो अपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि इस किस्म की क्वेश्चंस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नेचुरल प्रोसेसेस में और डिवाइन के प्लान्स में भी आपको जो है वो इंटरफेयरिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब कि जो नेचर के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। बट जो लोग हैं वो कुछ पंगे लेते हैं। सो ओपोनेंट्स इस बात के ख़िलाफ़ हैं, और स्पेशली जो है वो आर्टिफिशियल लाइफ क्रिएट कर, जैसे आजकल ट्यूब बेबीज चल रहे हैं और इस किस्म के, मतलब आगे भी मैं रिसेंटली एक व्लॉग सुन रही थी तो उसमें था कि आने वाले टाइम में अपने आप, जैसे कि आप जो बच्चे हैं उनको आप प्रॉपरली उसमें आप बता सकोगे उनका IQ लेवल क्या चाहिए, उनका आई कलर, उनका हेयर कलर। सो ये फिर अंदर से पंगे लेने वाले काम है। सो दिस इज समथिंग कि वो उसके ओपोनेंट थे। कुछ सपोर्टर्स भी थे जो साइंटिफिक अचीवमेंट चाहते थे, बट बेसिकली ज़्यादा जो है वो ओपोनेंट्स ही हैं इस बारे में। तो इसके साथ